हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, आज जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। लेकिन अगर आप स्क्रीनर या फिर किसी स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको एक और इसी कंपनी से मिलता जुलता नाम दिखेगा, जो है पीएनजीएस गर्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड। हालांकि सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड से टोटली अलग है। इसका शेयर प्राइस की बात करें तो 1105 रुपए का ट्रेड कर रहा है और ये एक एसएमई स्टॉक है। तो ये जो सामने दिख रहा है इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो सितंबर में इसका आईपीओ आया था, 793 रुपए पे ओपनिंग हुई थी। उसके बाद से ये शेयर लगातार लो लगातार रहा और 22 नवंबर को 614 रुपए का लो लगाया। अभी जो क्लोजिंग हुई है 681 रुपए की हुई है। अपने जो हाई 800 रुपए के आसपास था उससे तो काफी डाउन है, 681 रुपए का ट्रेड कर रहा है। हालांकि शेयर रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है तो इस वजह से काफी ज्यादा टेक्निकल्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 9244 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 59 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो काफी हेल्दी 30% का है। साथ ही साथ आरओई की बात करें तो ये भी 36% का है। करंट टाइम में स्टॉक प्राइस जैसा कि मैंने बताया कि 681 रुपए का ट्रेड कर रहा है। 848 रुपए का हाई लगाया और पिछले महीने जो इसने लो लगाया था 611 रुपए का। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये रिटेल बिजनेस में है, जहाँ पे ये गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की ज्वेलरी की रिटेलिंग करती हैं। अगर इनके रीजनल प्रेजेंस की बात करें तो ये मेनली महाराष्ट्र में इनका बिजनेस है। जैसा कि हमने पास्ट में एक का स्टॉक रिकमेंड किया था, कल्याण ज्वेलर, जो कि साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ फिर पैन इंडिया में फैला। ये करंट टाइम में अभी सिर्फ महाराष्ट्र में मेनली इनका बिजनेस है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स पे एक नजर देख ले। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये रेवेन्यू पिछले साल 1372 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 1668 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो 35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पिछले क्वार्टर भी 35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर पिछले साल के कंपेरिजन में देखें, जो कि पिछले साल सिर्फ 22 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 4%, 3%, 6% बढ़ोतरी देखने को मिली। 4% लेटेस्ट क्वार्टर में 3% दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्च क्वार्टर में काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 3 से 4% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट का लेवल देखें तो ये भी काफी कांस्टेंट बना हुआ है, 11, 12, 13 करोड़ रुपए का। अगर डिप्रिसिएशन का लेवल देखें तो ये भी काफी कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि है 5 से 6 करोड़ रुपए का। लेटेस्ट क्वार्टर में हालांकि 7 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2022 में 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2023 में 4400 करोड़ रुपए का हो गया और मार्च 2023 में 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे पिछले 3 साल से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर सीएजीआर के टर्म में बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 40% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY22 में 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। FY23 में 94 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और FY24 में 154 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4%, 3% और अभी FY24 में 4% का रिपोर्ट किया है। जैसा कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा था उसी हिसाब से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली और बिजनेस काफी स्टेबल और प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, अगर बैलेंस शीट पे इनके नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 118 से बढ़कर 136 हुई है सितंबर 2024 में, क्योंकि यहाँ पे इनका आईपीओ आया था और इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट की है। अगर इनकी इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे बोरोइंग का लेवल देख सकते हैं कि 262 करोड़ रुपए की है। तो बैलेंस शीट में डेट का लेवल तो काफी हेल्दी लेवल पे है। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्री का लेवल देख सकते हैं कि 959 करोड़ रुपए की जो इन्वेंट्री थी वो बढ़ करके 1590 करोड़ रुपए की दिख रही है। अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ये काफी नेग्लिजिबल सा 34 करोड़ रुपए का दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 80 करोड़ रुपए का जो FY24 में कैश था वो बढ़ करके 368 करोड़ रुपए का हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ से इन्होंने फंड रेज किया है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफी हेल्दी दिख रही है, जहाँ पे कंपनी के पास काफी कंफर्टेबल लेवल का डेट है और अच्छा खासा कंपनी कैश भी होल्ड कर रही है। अगर कैश फ्लो पे एक नजर डाले तो यहाँ पे FY24 में कोई भी कैश बिजनेस से जनरेट नहीं हुआ है। हालांकि FY23 में 107 करोड़ रुपए का बिजनेस से कैश जनरेट हुआ था। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे लगातार ये
ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 47 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट FY23 में और 49 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने FY24 में किया है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे बारहवीं की है इन्होंने 116 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों अगर रेशियोज वाले सेक्शन पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटर डेज काफी निग्लिजिबल सा 2 से 3 दिनों का है। अगर इन्वेंटरी डेज की बात करें तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। 53 डेज का था, अभी FY24 में 63 डेज का दिख रहा है। डेज पेबल की बात करें ये भी 12 दिनों से घट करके 10 दिनों का हो गया। तो यहाँ पे काफी अच्छा कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज दिख रहा है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। यहाँ पे 35 डेज का था, अभी 40 डेज का वर्किंग कैपिटल डेज दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इसको कल्याण ज्वेलर्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे रेशियोज वाले सेक्शन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज 96 डेज का FY24 में है और FY23 में 124 दिनों का था। इसीलिए कहा कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स का 40 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसी के साथ इनका ROC की बात करें तो 30% का FY24 में रिपोर्ट किया, जो कि काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 83.11% होल्डिंग है। तो दोस्तों एक चीज और समझना जरूरी है कि ये कंपनी रिसेंट में IPO आया था और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 83% का है। तो ऐसे में जब किसी कंपनी का IPO आता है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से अबव होती है तो कुछ दिनों का टाइम मिलता है, उस दौरान प्रमोटर्स को फर्दर स्टेक सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में इनकी मैक्सिमम जो होल्डिंग अलाउड होगी 75% होगी। हालांकि सेबी इसमें टाइमलाइन देता है इनको कि ये अपनी होल्डिंग रिड्यूस करें, क्योंकि किसी भी पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो होल्डिंग अलाउड है 75% की। अगर बैंक के केसेस में यही जो प्रमोटर्स होल्डिंग 25% की होती है तो इनको आने वाले दिनों में एटलीस्ट 8 से 9% की स्टेक सेल करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर FIs की होल्डिंग की बात करें तो 3.8% की है, DIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग 5.8% की है। पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम है, यहाँ पे 7.29% की दिख रही है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें, हालांकि काफी ज्यादा है, 1,68,000 इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स जो कि एक मिड साइज कंपनी है, जो कि BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है, जो कि शेयर IPO के लिस्टिंग प्राइस से काफी डाउन है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में रिपोर्ट की है, जो कि 30 से 40% से ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। इन्होंने रिसेंटली IPO से फंड रेज किया और अपने डेट के लेवल को कम किया। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा कैश भी होल्ड कर रही है। ओवरऑल इन्वेस्टर वाले सेक्शन में हमने देखा कि प्रमोटर्स के पास अभी 83% होल्डिंग है, जो कि मैक्सिमम 75% अलाउड है। इसके अलावा FIs और DIs की भी इसमें अच्छी होल्डिंग है और पब्लिक की भी होल्डिंग 7% की है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट कौन सा स्टेप ले रही है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर PNG ज्वेलर्स के लेगेसी और एक्सपेंशन की बात करें तो दोस्तों ये काफी पुरानी कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया कि 1832 की ये कंपनी है, जो कि सांगली में स्टार्ट हुई थी और इन्होंने 1958 में पुणे में एक्सपेंशन किया। अभी महाराष्ट्र के अलग अलग सिटीज में इनकी स्टोर्स है। साथ ही बात करें तो ये 6 जनरेशन से ही इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस लेगेसी ब्रांड को बिल्ड करने में। तो दोस्तों अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा में इनके टोटल 39 स्टोर्स हैं 38 सितंबर तक, और इसमें बात करें तो 28 जो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर हैं और 11 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं जो फोको मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने 9 स्टोर्स नवरात्रि के दौरान यानी अक्टूबर में स्टार्ट किए, क्योंकि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया ये सितंबर तक का आया है। इन्होंने अक्टूबर में भी जो है 9 स्टोर ओपन किया और अभी करंट टाइम में टोटल 48 स्टोर्स इनके चल रहे हैं। तो अगर परसेंटेज वाइज डिस्कस करें तो यहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने को मिली है नंबर ऑफ स्टोर्स में। तो दोस्तों इनका फीचर का भी काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। जैसा कि इन्होंने डिसाइड किया कि पहले फेज में ये महाराष्ट्र में लीडर बनेंगे, जहाँ पे 55 से 60 स्टोर ओपन करने का प्लान है। तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र में जैसा कि पूरी इंडिया में तनिष्क नंबर 1 रिटेलर है, तो महाराष्ट्र में भी 55 से 60 स्टोर्स हैं। तो ये एम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसा कि ये अभी दूसरे नंबर पे हैं, तो इनका एम है कि आने वाले दिनों में ये नंबर 1 प्लेयर बने और Q3 और Q4 में 5 से 6 स्टोर फर्दर ऐड करे और FY26 तक 65 स्टोर ये ओपन कर ले। पहले महाराष्ट्र में ये लीडर बनने चाहते हैं, फिर उसके बाद फेज 2 में ये नेबर स्टेट में लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेंड करेंगे। तो दोस्तों काफी अच्छी चीज है कि ये अभी जो फोकस है इनका सिर्फ महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र में एक बार ये अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए उसके बाद ये दूसरे स्टेट में जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेट में इनका बिजनेस चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी इनके काफी लॉयल कस्टमर है, तो वहाँ पे फर्दर पेनेट्रेशन बढ़ा रहे हैं और फ्यूचर में पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके अगर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की बात करें तो ये 6 लाख रुपए है और रेवेन्यू पर स्टोर जो कि है फर्स्ट हाफ FY24 में 95 करोड़ रुपीस की। अगर ROC
ROE और ROE की बात करें तो ये भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर पिछले 3-4 साल के CAGR रेवेन्यू की बात करें तो ये 40% तक का इन्होंने CAGR रिपोर्ट किया है। जैसा कि हमने देखा कि FY22 में सिर्फ 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, अभी FY24 में 6000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन का टारगेट है कि 11 से 12% का Q3 और Q4 में रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे करंट टाइम में ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो अभी 4 से 5% का है और ये एम कर रहे हैं कि 11 से 12% का मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है। और इसके साथ ही टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो 8000 करोड़ का FY25 में ये रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं और 9500 करोड़ रुपए का FY26 का प्लान है। दोस्तों बात करें अगर फर्स्ट हाफ की है तो ऑलमोस्ट 3700 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया है और सेकंड हाफ की बात करें तो इनको FY25 में अगर 8000 करोड़ का रेवेन्यू करना है उसके लिए मिनिमम 4300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मार्जिन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 12% का मार्जिन हो सकता है, तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों चूंकि गोल्ड का प्राइस करंट टाइम में ऑलरेडी काफी हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे में अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इनका इन्वेंट्री लॉसेस हो सकते हैं, बट उसके लिए इनका अगर हेजिंग की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। 20 से 25% गोल्ड मेटल लोन से इन्होंने हेज किया है और 30% जो इन्वेंट्री है रिप्लेनिशमेंट मॉडल से आ रही है, यानी कि जो भी इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अपनी पुरानी ज्वेलरी देते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इनका FY25 तक प्लान है कि 70% की हेजिंग ये करके चले। करंट टाइम में 55 से 60% तक हेजिंग करके चल रहे हैं। तो दोस्तों इन्वेंट्री ब्रेकडाउन की बात करें तो 25% गोल्ड मेटल लोन से है, साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि 30% रिसाइकिल करते हैं गोल्ड लोन से और 45% जो परचेस करते हैं ओपन मार्केट से। तो इस तरीके से ये अपनी इन्वेंट्री प्रोक्योर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कैपेक्स और ओपेक्स पर 45% लोअर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से इनका कम कैपेक्स लगता है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट की भी बात कर रहे हैं कि जो करंट टाइम में 9% की है उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, 5 से 5.5% तक मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मेटल लोन से ये अपनी फंडिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो करंट टाइम में गोल्ड मेटल लोन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 9% से घट करके 5 से 5.5% आएगी। इसीलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ेगा। जो करंट टाइम में 5% का मेंटेन है, वो जैसे ही कॉस्ट ऑफ फंडिंग इनकी कम होगी वो मार्जिन 5% से बढ़ करके 10 से 11% जा सकता है। तो दोस्तों इनका बिजनेस भी काफी यूनिक है और इन्होंने बताया कि 50% सेल्स जो आती है इनका जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं उससे आती है और बाकी 50% कस्टमर के रिसाइकिल करने से आता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी काफी कम लगता है। तो दोस्तों इनके ऑपरेशनल इफिशिएंसी की बात करें, जैसा कि हमने देखा था कल्याण ज्वेलर्स से भी कंपेयर किया था, और इनका स्टॉक टर्नओवर की बात करें तो 5 टाइम्स है कंपनी लेवल पे और यहाँ पे न्यू स्टोर्स को ब्रेक इवन में 15 से 18 महीने का समय लगता है और उसके बाद ये स्टोर जैसे ही मैच्योर होते हैं काफी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो इन्होंने फर्दर ये भी बताया कि जैसे कि अगर दीपावली से पहले अगर ये स्टोर्स ओपन करते हैं तो ये 15 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि रिसेंटली इन्होंने 8 से 9 स्टोर ओपन किए हैं अक्टूबर के महीने में और ये अगले साल तक ये सारे स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जो कि बिजनेस में प्रॉफिट वाइज काफी अच्छी ग्रोथ दिलाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास HNI सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर पीएन गडगिल ज्वेलर्स की मार्केटिंग और ब्रांड प्रेजेंस की बात करें तो करंट टाइम में इन्होंने माधुरी दीक्षित जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है और पिछले 10 सालों से ये PNG ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर इनके रिटेल फोकस की बात करें तो करंट टाइम में रिटेल बिजनेस पे ही फोकस कर रहे हैं, जहां पे 12% तक का ग्रॉस मार्जिन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इनका मार्जिन जो है कॉम्पिटिटर्स से अलाइन हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में, क्योंकि करंट टाइम में जो मार्जिन देख रहे हैं जैसे कि हम कल्याण ज्वेलर्स और तनिष्क से कंपेयर करें में तो काफी कम है। यहाँ पे सिर्फ 4 से 5% का मार्जिन है, लेकिन ये अगले 2 से 3 क्वार्टर में जैसे ही अपने गोल्ड मेटल लोन से वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे तो फाइनेंसिंग कास्ट जो 9% की आ रही है वो 5 से 5.5% तक आ जाएगी, जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4 से 5% दिख रहा है वो 10 से 12% का दिख सकता है। और उसके बाद ये मार्केट में जो भी अदर कंपटीटर्स हैं उन्हीं के लेवल का मार्जिन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा की अचीवमेंट्स और गोल्स की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली IPO किया था और 17 सितंबर को इनका IPO में लिस्टिंग हुई और उसके बाद इन्होंने 9 स्टोर्स ओपन किए। ये समझिए कि IPO से पहले इन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। IPO आया
किया 17 सितंबर को और उसके बाद अक्टूबर में ही इन्होंने 9 स्टोर ओपन कर दिए, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि अभी तक सिर्फ सितंबर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में ये जो 9 स्टोर्स ओपन किए हुए हैं उनका भी रेवेन्यू, साथ ही साथ उनके पुराने स्टोर्स का भी रेवेन्यू दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंसिंग रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिससे इनका फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो कि हमें दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों अगर इनके ऑपरेशनल गोल्स की बात करें तो ये एम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेलर बने। अभी सेकंड नंबर पे है, तनिष्क नंबर 1 पे है, लेकिन ये एम कर रहे हैं कि नंबर 1 पे आए। साथ ही साथ इनका फर्दर एक्सपेंशन का प्लान है महाराष्ट्र से निकल करके, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में ये एक्सपेंड करना चाहते हैं और FY26 तक दूसरे स्टेट्स में भी एंटर करेंगे। इसके अलावा ये प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स भी लेके चल रहे हैं कि मार्जिन इनका 11 से 12% तक मेंटेन हो जाएगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। साथ ही साथ इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा FY25 में और जैसे ही इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगी इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट में इनका अदर इनकम का भी कंपोनेंट था, जहाँ पे 3.8 करोड़ इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड में, तो इसको भी हमें कंसिडर जरूर करना चाहिए। हालांकि ये 3.8 करोड़ ओवरऑल प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफी कम है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। वीडियो का एंडिंग पर कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड जो रिसेंटली आईपीओ लेकर के आया है, तो इसका शेयर प्राइस आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ बिजनेस में पिछले 2 से 3 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे 30 से 40% तक की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। करंट टाइम में इनके बिजनेस में 2 चीज हुई, एक तो आईपीओ से जो फंड रेस किया उसकी वजह से इनका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो करंट टाइम में 4 से 5% का दिख रहा है, 10 से 12% तक का दिख सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। साथ ही साथ ये काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान जो कि FY25 में ही 55 से 60 स्टोर ओपन करने का प्लान है। फिर FY26 में महाराष्ट्र में लीडर बनना चाहते हैं और दूसरे स्टेट्स में भी इंटर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ वाइज भी बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी इंप्रूव हो सकती है। और करंट टाइम में अगर इसके स्टॉक पी की बात करें तो देख सकते हैं कि 59 का ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये शेयर जैसा कि 4 से 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 10 से 12 का कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इनका सीधे सीधे डबल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं वो FY26 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये नए स्टोर्स भी ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि Q3 और Q4 में भी एटलीस्ट 5 से 6 स्टोर्स ओपन करेंगे। यहाँ पे बिजनेस में भी ग्रोथ दिख रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये शेयर काफी अट्रैक्टिव होता है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक रिकमेंडेशन का सवाल है, ये शेयर को मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया है, इस वजह से अभी मैं थोड़े टाइम के लिए इस शेयर को फर्दर ट्रैक करूंगा, फिर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करूंगा। तो दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।